हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज। हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973, द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 कंप्लीट कर लिया है और उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है। तो अगर आपने अब तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के पेज पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं। अब हम रन कर रहे हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930, जिसका ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर अपलोड कर लिया है। आज ये 5th लेक्चर है। ऑलरेडी हमने 26 नंबर सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखने वाले हैं 27 सेक्शन से। ठीक है, मैक्सिमम मैं 2 लेक्चर में आपको ये एक्ट जो है कंप्लीट कर दूंगी और सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है कंप्लीट करा के अच्छे से दूंगी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस तो वो भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट पड़े हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड किए हुए हैं, तो जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। और आज का सेशन हमारा बता रहा है सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल के बारे में। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो 27 सेक्शन से डील कर रहा है। तो 27 सेक्शन में हमें क्या बता रहा है? सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। अब जो पर्सन ओनर नहीं है वो सेल कर रहा है। ठीक है, ओनर है, उसके पास अथॉरिटी है, वो सेल करेगा तो दिस इज फाइन, बट जो ओनर नहीं है वो कैसे सेल कर सकता है? तो इसमें देखेंगे हम। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स where the goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the good is by his conduct precluded from denying the seller authority to sell। यानी कि क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में जो भी प्रोविजन है उसको सब्जेक्टेड रखते हुए और किसी अदर लॉ को भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो जो भी गुड्स सोल्ड हो रहे हैं किसी पर्सन के द्वारा जो ओनर नहीं है, ठीक है, एंड हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। एक तो वो ओनर नहीं है, दूसरा उसके पास कंसेंट भी नहीं था या अथॉरिटी भी नहीं थी ओनर के द्वारा दी गई। ठीक है, तो बायर क्या करेगा? बायर एक्वायर कर लेगा नो बेटर टाइटल टू द गुड्स देन द सेलर हैड। तो जो बायर उससे खरीद रहा है ना, ऐसे पर्सन से जो कि सेलर नहीं है, ना ही उसको अथॉरिटी दी गई है सेलर के द्वारा, तो वैसा बायर एक्वायर नहीं करेगा बेटर टाइटल उस गुड में जो सेलर के पास था। ठीक है, जब तक अनलेस क्या बोल रहा है? द ओनर ऑफ द गुड इज बाय हिज कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? जो ओनर है ना उस गुड का, वो अपने कंडक्ट से वो प्रिक्लूड नहीं कर रहा है डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल। यानी कि क्या कर रहा है? जो ओनर है ना गुड का, वो अपने कंडक्ट से ये डिनाई ही नहीं कर रहा है कि सेलर जो सेल कर रहा है उसके पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने का। वो अगर प्रिक्लूड कर दे रहा है तो फिर उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा, अदरवाइज बेटर टाइटल नहीं मिलेगा बायर को। ठीक है, तो ये बता रहा था हमारा क्लॉज नंबर 1, जो एक ही क्लॉज है सेक्शन 27 में। इसके साथ एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है? वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर इन पोजेशन ऑफ द गुड ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड, एनी सेल मेड बाय हिम when acting in ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the buyer acts in good faith and has not at the time of the contract of sale notice that the seller has not the authority to sell। यानी कि प्रोवाइजो क्या बोला? जहाँ मर्केंटाइल एजेंट जो है ना ओनर के कंसेंट से, ठीक है, पोजीशन में है वैसे गुड्स का या वैसे डॉक्यूमेंट का, ठीक है, जिस टाइटल है जिसके गुड का, ठीक है, तो कोई सेल अगर वो करता है ना वैसा मर्केंटाइल एजेंट, जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है ओनर के, जब वो एक्ट कर रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के मर्केंटाइल एजेंट के, तो वो वैलिड हो जाएगा एज इफ यू आर एक्सप्रेसली ऑथराइज बाय द ओनर ऑफ द गुड टू मेक द सेम प्रोवाइडेड द बायर एक्ट इन गुड फेथ। यानी कि सिंपली ये बोल रहा है कि जब मर्केंटाइल एजेंट जो है ओनर के कंसेंट से किसी गुड का पोजीशन रखा हुआ है या डॉक्यूमेंट का पोजीशन रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई सेल कर रहा है
जो ऑर्डिनरी कोर्स में मर्केंटाइल एजेंट की अथॉरिटी के अंदर कर रहा है, ठीक है, उसके बिजनेस के अंदर कर रहा है, तो वैसी सेल वैलिड हो जाएगी और वो मानी जाएगी ये एक्सप्रेसली ऑथराइज किया गया ओनर के द्वारा ही सेल करने को, ठीक है। और वो मान लिया जाएगा कि बायर गुड फेथ में, और उस बायर को क्या मिल जाएगी, अथॉरिटी बेटर टाइटल मिल जाएगी। और ये देखा जाएगा कि बायर जो है ना वो गुड फेथ में है कि नहीं। अगर वो गुड फेथ में होगा तभी उसको अथॉरिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखा जाएगा बायर गुड फेथ में एंड हैज़ नोटिस, ठीक है, एंड हैज़ नोटिस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दैट सेलर हैज़ नो अथॉरिटी, मतलब बायर गुड फेथ में है और उसको नोटिस था, एंड हैज़ नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस दैट सेलर हैज़ नो अथॉरिटी, और उसको नोटिस नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो हो रहा है ना उसमें सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने को, तो फिर उसको गुड टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये सेक्शन हमें यही बता रहा है कि नॉर्मली जो सेलर है उसके पास ही अथॉरिटी होता है, और कोई पर्सन उसके बिहाफ में कर सकता है अगर उसको अथॉरिटी दी है, अदरवाइज कोई पर्सन नहीं कर सकता, जो सेलर नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है सेल, वो सेल नहीं कर सकता है। बट और अगर कर दिया तो उसके पास बेटर टाइटल नहीं आएगा, ठीक है, ये है। और बोला जा रहा है लेकिन उसमें एक अनलेस है कि अगर जो ओनर है उसने प्रिक्लूड नहीं किया डिनाई करने के लिए अथॉरिटी टू सेल, तो फिर ऐसा उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके साथ एक प्रोवाइजो जो अटैच है, वो बोल रहा है मर्केंटाइल एजेंट अगर वर्क कर रहा है, अथॉरिटी जो एज अ एजेंट काम कर रहा है ओनर का, सेलर का, और उसके अंदर कोई और पर्सन एक्ट कर रहा है जिसने सेल किया है, तो वो माना जाएगा कि ये सेल वैलिड है और उसने उसके अथॉरिटी में सेल किया है। और गुड फेथ में अगर बायर ने ऐसा काम किया है, बायर ने ऐसा खरीदा है गुड्स को गुड फेथ में, और उसको पता नहीं था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो फिर उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंपली था सेक्शन नंबर 27 और दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ बता रहा है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अब एक या एक से ज्यादा ओनर है यहाँ पे, ठीक है, जॉइंट ओनर्स है। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड हैज द सोल पोजीशन ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ द को ओनर्स, the property in the good is transferred to any person who buys them of such joint owner in good faith and has not at the time of contract of sale noticed that the seller has not authority to sell। यानी कि अगर वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर है, ठीक है, बहुत सारे जॉइंट ओनर है गुड्स के, और उसके पास हैज़ द सोल पोजीशन ऑफ देम, और उसके पास पोजीशन है उसका किसके, को ओनर के परमिशन से, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है ना गुड में, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसी भी पर्सन को जिसने खरीदा है, ठीक है, उस जिसने खरीदा है वैसे गुड को जॉइंट ओनर से, और गुड फेथ में खरीदा है, और जो है हैज़ नॉट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस द सेलर हैज़ नॉट अथॉरिटी ऑफ सेल, उसको पता नहीं था सेल के टाइम में कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है सेलर के पास सेल करने को, ठीक है। तो ये उसके पास बेटर टाइटल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बात हो रही है, जॉइंट ओनर की, सेवरल जॉइंट ओनर है गुड्स का, और एक के पास पोजीशन है, ठीक है, उस चीज़ का, गुड का पोजीशन एक ओनर के पास है, और अगर वो ट्रांसफ़र कर देता है किसी भी पर्सन को, और किसी ने पर्सन ने वो खरीद लिया, बाय कर लिया गुड फेथ में, और उसके पास नोटिस नहीं है कि वो उसके पास अथॉरिटी टू सेल नहीं है क्योंकि वो जॉइंट ओनर का है, तो फिर गुड टाइटल मिल जाएगा, बेटर टाइटल मिल जाएगा बायर को, ठीक है। ये था 28। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। 28 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 27 to 30 एवरी सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। 29 क्या बोल रहा है, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास पोजीशन है, ठीक है, तो आप सेल करोगे तो फिर क्या होगा, तो व्हेन द सेलर ऑफ द गुड हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन देयर ऑफ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अंडर 19 या 19A, ठीक है। 19 में क्या था हमारा, 19 में हमारा कोजन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इन सब के अंदर जो भी है ये 19 के अंदर वॉइडेबल हो जाता है, और 19A के अंदर क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो इन दोनों के अंदर अगर वॉइडेबल हो जाता है, वॉइडेबल अगर हो गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन रिसाइंड, लेकिन रिसाइन नहीं किया गया जब तक सेल हुआ है, ठीक है, तो बायर एक्वायर कर लेता है गुड टाइटल उस गुड में, प्रोवाइडेड दैट बाइज देम इन गुड फेथ और विदाउट नोटिस ऑफ द सेलर डिफेक्ट ऑफ टाइटल, ठीक है। सिंपल है बहुत सेक्शन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया गया है अब तक। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, क्योंकि वहाँ पे शायद कोअर्जन था, मिसरिप्रेजेंटेशन था, फ्रॉड था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया गया है अब तक। और तब इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट में गुड को जो है सेल कर दिया जाता है, और किसी पर्सन ने जो है एक्वायर कर लिया उस गुड को, और उसको पता नहीं था कि टाइटल में डिफेक्ट है,
ठीक है, वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, तो फिर उसको पोजीशन मिल जाएगा और वो बेटर टाइटल मिलेगा उसको, वो ओनर बन जाएगा उस गुड का। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है 30, जो हमें बोल रहा है सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल। अब जो है सेलर या बायर पोजीशन में है सेल के बाद हमारे। ठीक है, तो यहाँ क्या बात हो रही है, वेयर अ पर्सन हैविंग सोल्ड गुड कंटिन्यू और is in possession of the goods or of document of title of goods, the delivery or transfer by that person or by mercantile agent acting for him for the goods or document of title under any sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of previous sale shall have the same effect as if the person making the delivery or ट्रांसफर वेयर एक्सप्रेसली ऑथराइज बाय द ओनर ऑफ द गुड टू मेक द सेम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेयर अ पर्सन, कोई पर्सन है जिसने सोल्ड किया है गुड और कंटिन्यू कर रहा है पोजीशन, ठीक है, उस गुड का या डॉक्यूमेंट का पोजीशन कंटिन्यू कर रहा है, सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है, लेकिन पोजीशन अभी भी रखा हुआ है। ठीक है, और डिलीवरी और ट्रांसफर बाय दैट पर्सन और बाय मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग फॉर हिम of the goods or the document under any sale, pledge or disposition thereof to any person receiving the same in good faith without notice of previous sale। अब क्या कर रहा है, उसने सेल कर दिया है और अपने पास पोजीशन रखा है, अब क्या कर रहा है, दूसरी बार वो फिर से कर रहा है सेल। ठीक है, वो डिलीवर कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है, वो पर्सन जिसने अपने पास रखा है उसने सेल कर दिया बट उसने अपने पास रखा है, या तो कोई मर्केंटाइल एजेंट है जो उसके बिहाफ में काम कर रहा है और उसके पास है कोई गुड्स या डॉक्यूमेंट, और उसने क्या किया, फिर से उसको सेल कर दिया या प्लेस कर दिया या कोई अदर डिस्पोजिशन कर दिया। ठीक है, किसी अदर पर्सन को, एक बार तो ऑलरेडी किया हुआ है बट पोजीशन पे आपके पास है, बट अब तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आपने फिर भी कर दिया सेल, प्लेज या अदर डिस्पोजिशन। ठीक है, किसी भी पर्सन को, अब वो जो पर्सन रिसीव कर रहा है ना, वो गुड फेथ में रिसीव कर रहा है, उसको पता नहीं है कि आपने प्रीवियसली सेल किया है उसको। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो shall have the same effect as if the person making the delivery or transfer were expressly authorized by the owner to make the same। अब जिस बायर ने खरीदा उसकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि आपके टाइटल में डिफेक्ट है, आपने ऑलरेडी सेल कर रखा है, तो उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा और माना जाएगा कि आपने ये जो काम किया है ट्रांसफ़र, वो आपने ओनर के कंसेंट से किया है, आपको अथॉरिटी दी थी उसने, इसीलिए आपने किया है। ठीक है, और उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा सेकेंड ओनर को। ठीक है, अब सेकेंड क्लॉज क्या बोल रहा है, वेयर अ पर्सन हैविंग बॉट और अग्री टू बाय गुड्स ऑब्टेन विद द कंसेंट ऑफ द सेलर पोजीशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, द डिलीवरी और ट्रांसफर बाय दैट पर्सन और बाय मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग फॉर हिम of the goods or document of title under any sale, pledge or any other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of any lien or other right of singular original seller in respect of the goods shall have the effect as if such lien or right did not exist। यानी कि क्या बोल रहा है, जहाँ किसी पर्सन ने बॉट किया है, खरीदा है या अग्री किया है कि वो खरीदना चाहता है वैसे गुड्स, ठीक है, और जो ऑब्टेन किया है किसके कंसेंट से, सेलर के कंसेंट से, उस गुड्स का पोजीशन या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का, ठीक है, उस गुड्स का या डॉक्यूमेंट का, ठीक है, जिसकी डिलीवरी और ट्रांसफ़र जो है उस पर्सन के द्वारा कर रही जा रही है या मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा करी जा रही है जो उसके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अंडर एनी सेल, प्लेज और अदर डिस्पोजिशन देयर ऑफ टू एनी पर्सन रिसीविंग द सेम इन गुड फेथ, कोई भी पर्सन जो रिसीव कर रहा है उसको गुड फेथ में विदाउट नोटिस का, किसी लीन का उस पर, या अदर राइट ऑफ ओरिजिनल सेलर का इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, उसका इफेक्ट क्या होगा, शैल हैव इफेक्ट एज इफ सच लीन और राइट डिड नॉट एग्जिस्ट। तो वो ऐसा हो माना जाएगा कि ऐसा कोई लीन था ही नहीं और कोई राइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ऐसा। ठीक है, अब दूसरा क्लॉज हमें बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि अगर बायर ने खरीद लिया कोई गुड या अग्री हो गया कि वो खरीदेगा गुड, लेकिन कंसेंट था वहाँ सेलर का कि वो देना चाहता है, गुड को बेचना चाहता है, ठीक है, और वो पोजीशन में भी है उसके, ठीक है, डॉक्यूमेंट या टाइटल या गुड्स जो भी है, और वो डिलीवरी कर रहा है उसका या ट्रांसफ़र कर रहा है खुद से या अपने मर्केंटाइल एजेंट के थ्रू, तो वो माना जाएगा कि वो उसकी हो गई वो प्रॉपर्टी, और उसको ऐसा माना जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पे कोई लीन नहीं है और कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करता है किसी और पर्सन का, वो फ्रीली मिलेगा उसको। ठीक है, यही बता रहा था हमारा क्लॉज 2। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये जो हमने 27 से लेके 30 सेक्शंस तक किया है ना आज के सेशन में, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 20 इस चैप्टर में जो हमने पढ़ रहा है अभी चैप्टर नंबर 3 से,
ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ही है, ठीक है। 27 से लेके सेक्शन 27 से 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर। ये हमें बस यही बता रहा है चैप्टर 4 में कि ये ड्यूटी है सेलर की कि डिलीवर करे गुड, और बायर की ड्यूटी है वो एक्सेप्ट करे, उसको पे करे। तो दिस इज जनरल सेक्शन, तो आपको पता ही है। जो अब हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके बाद है 33, ठीक है। तो 33 हमें डिलीवरी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच पार्टीज अग्रीज शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी, और which has the effect of putting the good in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf। यानी कि डिलीवरी कैसे होगा सेक्शन नंबर 33 में, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे होगा, मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करो, which the parties agree shall be treated as delivery or have the effect of putting the good in possession of the buyer or any person authority। कुछ भी ऐसा करो जिससे वो जिससे जो पार्टीज अग्री हुई है, पार्टी अग्री हुई है कि अगर आप ऐसा कर देते हो तो हम इसको ट्रीट करेंगे कि ये एक डिलीवरी था, ठीक है। तो अगर आपने वैसा कुछ काम कर दिया डूइंग एनीथिंग जिसमें भी पार्टी अग्री हुआ है, तो उसको हम ट्रीट कर लेंगे कि आपने डिलीवरी कर दिया, और उसका इफेक्ट यही होगा कि आपने वो गुड्स जो है पोजीशन में दे दिए किसके, बायर के, और उसके पास अथॉरिटी है उस बिहाफ में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 33। अब जो अगला सेक्शन है ये हमें इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी के बारे में बता रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हम इसको लीव कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो है 36, ठीक है। तो जो सेक्शन में बता रही हूँ उसको बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा और बार बार रिवाइज करिएगा, मल्टीपल टाइम आप जो है स्पीड फास्ट करके इसको सुनिए, आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 36 क्या बोल रहा है, रूल एज टू डिलीवरी, डिलीवरी के रूल के बारे में बता रहा है, ठीक है, कैसे क्या होगा रूल। तो वेदर it is for the buyer to take possession of the good or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract express or implied between the parties। अब जो है बायर जो है पोजीशन गुड का ले रहा है और सेलर जो है उसको सेंड कर रहा है बायर को, ये एक क्वेश्चन है जो केस टू केस डिपेंड होता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट है केस टू केस का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी कंडीशन होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल, एंड द गुड्स अग्रीड टू बी सेल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। यानी कि यहाँ बात हो रही है हमारी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन की बात हो रही है जहाँ पे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो क्या होगा, तो जो गुड सोल्ड हो रही है ना वो डिलीवर की जाएगी वैसे प्लेस पे जहाँ पे सेल के टाइम में वो गुड है, या तो अगर गुड अग्री हो रही है सेल करने के लिए यानी कि अग्रीमेंट टू सेल है, तो जहाँ पे वो गुड्स है एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, और अगर वो गुड एग्जिस्टेंस में नहीं है आज के टाइम पे, तो जहाँ वो मैन्युफैक्चर होगा या प्रोड्यूस होगा वो होगा डिलीवरी, वो वहाँ माना जाएगा, वहाँ से डिलीवरी होगी, गुड्स आर सोल्ड की जाएगी उस प्लेस पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा रूल का डिलीवरी, जिसका फर्स्ट क्लॉज था हमारा ये। अब हमारा सेकेंड क्लॉज है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेल द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, द सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन रीजनेबल टाइम। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेलर जो है ना वो बाउंड है कि वो सेंड करेगा बायर को गुड्स, लेकिन टाइम फिक्स नहीं है, तो कब सेंड करेगा, रीजनेबल टाइम के अंदर सेंड करेगा, ठीक है, सिंपल था। थर्ड क्लॉज क्या बोल रहा है, where the good at the time of sale are in a position of the third person, किसके पोजीशन में गुड, थर्ड पर्सन के, और and there is a no delivery by seller to buyer unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the good on his behalf। अब जो है गुड जो है at the time of sale थर्ड पर्सन के पोजीशन में है, तो तब तक कोई डिलीवरी नहीं होगी सेलर के द्वारा बायर को, जब तक वो जो थर्ड पर्सन है उसको एक्नॉलेज नहीं कर देता है बायर को कि उसने गुड टाइटल होल्ड कर लिया है उस बिहाफ में। यानी कि वो थर्ड पर्सन को पहले सेटिस्फाई करेगा कि अब उसके पास गुड टाइटल है, तो फिर बेटर टाइटल है, तो फिर उसको मिलेगा थर्ड पर्सन से, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके साथ प्रोवाइजो भी है जो क्या बता रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड। इसमें कुछ भी नहीं है जो अफेक्ट करेगा ऑपरेशन ऑफ इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और गुड्स, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है जो किसको अफेक्ट करेगा, इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ गुड, ठीक है।
कोई डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ गुड का ट्रांसफर को, ठीक है। अब 4 क्लॉज में क्या बोल रहा है, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनएफेक्चुअल अनलेस मेड एट रीजनेबल आवर एंड रीजनेबल आर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब डिमांड जो होता है, किस टाइम डिमांड किया गया और कब टेंडर किया गया डिलीवरी, वो इफेक्ट ट्रीटेड एज इनएफेक्चुअल, इनएफेक्चुअल ट्रीटेड होगा अनलेस उसको रीजनेबल आवर में नहीं दिया गया हो। और रीजनेबल आवर क्या है, ये केस टू केस डिपेंड करेगा, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है। रीजनेबल आवर क्या है, ये था हमारा क्लॉज 4। अब क्लॉज 5 क्या बोल रहा है, ये हमें बता रहा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड द एक्सप्रेस of or an incidental to putting the good into deliverable state shall be borne by the seller। यानी कि अगर अदरवाइज अग्री हुआ है तो फिर वैसे होगा, अनलेस वो जो एक्सपेंसेस और इंटेंशनल जो भी होंगे ना एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस या एक्सप्रेस एक्सपेंसेस, उस गुड को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए वो कौन बॉर्न करेगा, ये सारी ड्यूटी किसकी है, ये सेलर की है ड्यूटी बॉर्न करने की, ठीक है। वो सारा कौन खर्च सहेगा, सेलर सहेगा। सारी चीज़ें जो भी डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए उस गुड को यूज़ की जाएंगी, तो किसकी ड्यूटी है, सेलर की। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन नंबर 37। ये बता रहा है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवरी कर दी तो क्या होगा, वेयर द सेलर डिलीवरी टू द गुड टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, द बायर में रिजेक्ट देम, बट if the buyer accept the good so deliver he shall pay for them at the contract rate। अगर सेलर ने डिलीवरी तो की है गुड की बायर को, लेकिन क्वांटिटी जो एग्री हुआ था ना उससे कम कर दी है, तो उसके पास राइट है बायर के पास कि वो रिजेक्ट कर दे उसको। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट किया ना वैसे गुड को, तो उसको अग्रीड प्राइस पे पेमेंट करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेट पे, ठीक है। ये हमें बता रहा है रॉन्ग डिलीवरी पे, रॉन्ग क्वांटिटी की डिलीवरी पे क्या ऑप्शन रहता है बायर के पास, ठीक है। अब दूसरा क्लॉज क्या है, व्हेन द सेलर delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest, or he may reject the whole। If the buyer accept the whole of the goods so delivered he shall pay for them at the contract rate। अब देखिए सब कॉमन सेंस है, अगर ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, लेस किया तो आपके पास तो सबसे पहली राइट है कि आप रिजेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आपने एक्सेप्ट किया तो जितना एक्सेप्ट किया उसका पेमेंट करो कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से। दूसरा क्या, आपको ज़्यादा डिलीवरी कर दी है, ज़्यादा क्वांटिटी डिलीवरी कर दी है, तो फिर आपके पास रिजेक्ट करने का राइट तो है ही सबसे पहला। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पार्ट एक्सेप्ट कर लो जितना आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जितना कॉन्ट्रैक्ट से अधिक है उसको छोड़ दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, या तो आप पूरा एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर आप पूरा एक्सेप्ट करते हो तो पूरे का रेट देना पड़ेगा कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस पे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब थर्ड क्लॉज क्या बोल रहा है, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स विद द गुड ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नॉट इंक्लूडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर में एक्सेप्ट द गुड विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट एंड मे रिजेक्ट द होल। यानी कि अब क्या किया है थर्ड क्लॉज में, यहाँ पे सेलर ने डिलीवर किया गुड्स बायर को, ठीक है, जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था सेल करने को, लेकिन उसने क्या किया, वो मिक्स कर दिया उसको डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं था। तो बायर के पास अब क्या ऑप्शन है, या तो बायर एक्सेप्ट कर लेगा उस गुड को जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया है उसके अकॉर्डेंस, सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा, दूसरा क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा रेस्ट को या उसके पूरे को, होल को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है उसके पास। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सेलर डिलीवर कर रहा है बायर को गुड जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और उसमें जो है ना मिक्स हो गया डिफरेंट डिस्क्रिप्शन का गुड, तो उसके पास क्या क्या राइट्स है, या तो वो रिजेक्ट कर देगा, उसको लेने से मना कर देगा, ठीक है, या तो उसने अगर एक्सेप्ट किया तो फिर वो पेमेंट करेगा कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस पे, या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है जितना उसको चाहिए, बाकी रिजेक्ट कर सकता है। तो उसके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ क्लॉज है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू द यूजेस ऑफ ट्रेड स्पेशल अग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। अब इस सेक्शन की जो भी प्रोविजन है ना वो सब्जेक्ट टू क्या होगा, यूसेज ऑफ ट्रेड, कैसे ट्रेड में यूज़ होता है, और फिर क्या होगा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यूसेज ऑफ ट्रेड स्पेशल अग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, इस सबसे वो क्या होगा, सब्जेक्टेड होगा, ठीक है।
सारी यूसेज ऑफ ट्रेड, स्पेशल अग्रीमेंट अगर कुछ होता है उन लोगों के बीच, या कोर्स ऑफ डीलिंग क्या है पार्टीज के बीच में, इन सब चीज़ से उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 37। फिर हम आगे के सेक्शन पे चलते हैं, 38, 39, 40, देन 41। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, तो अगर आप एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो 42 पे चलते हैं, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हरियाणा जुडिशरी एग्जामिनेशन, जो कि एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेटेड टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड दैम, और व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम एंड ही डज any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller, or when after lapse of reasonable time he retains the good without intimating the seller that he has rejected them, तो इसको माना जाएगा एक्सेप्टेंस। कितनी चीज़ें हमने देखी है, बायर को कब माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया किसी गुड को। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जब उसने इंटीमेट किया है सेलर को कि उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया उसको, सिंपल सी ये पॉइंट थी। दूसरी चीज़, जब गुड जो है ना बायर को डिलीवर हो गया तो फिर मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस। एंड ही डज एन एक्ट इन रिलेशन टू देम विच इज़ इनकन्सिस्टेंट टू द ओनर ऑफ द सेलर, और डिलीवर हुई है उसको, और उसके साथ साथ एंड है, याद रखिएगा, उसने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिससे ये पता चल रहा है कि वो ओनर की ओनरशिप सेलर की अब नहीं है, उसके इनकन्सिस्टेंट उसने कोई एक्ट किया। ठीक है, तो ये दूसरे पॉइंट में दोनों चीज़ें, डिलीवर किया है और कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि इनकन्सिस्टेंट है सेलर की ओनरशिप से। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ क्या है, जो लैप्स हो गया रीजनेबल टाइम। ठीक है, रीजनेबल टाइम जो था वो लैप्स हो गया है और उसने रिटेन कर लिया है गुड को, जो बायर था उसने रिटेन कर लिया है गुड को बिना इंटीमेट किए सेलर को कि उसने रिजेक्ट कर दिया, तो इसको भी एक्सेप्टेंस मानेंगे। तो तीन चीज़ें थी, जब उसने इंटीमेट कर दिया सेलर को, जब उसने डिलीवर कर दिया है, डिलीवरी उसको मिल गई है और उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो इनकन्सिस्टेंट है सेलर के ओनरशिप से। तीसरी चीज़, जब उसने रीजनेबल टाइम लैप्स होने के बाद भी और इंटीमेट नहीं किया कि उसने रिजेक्ट कर दिया एक्सेप्टेंस, तो इन तीनों चीज़ों को एक्सेप्टेंस माना जाएगा। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये तीनों पॉइंट के साथ एक और कोई पॉइंट ऐड कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक सेक्शन आपके लिए और जाएगा इस एक्ट को लेके और उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मैं प्लान कर रही हूँ कि हम पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट करूँ या कोई लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट करूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैक्सिमम वोट्स जिस एक्ट के फेवर में होंगी मैं उसी एक्ट को स्टार्ट करूँगी। और अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में सारी डिटेल्स पड़ी हुई है मॉक टेस्ट की, तो ज्वाइन कर लीजिए। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।